Hello everyone, I hope you're going well with your learning. So today in this video I'm going to discuss your 12th pre-board maths exam which has been held yesterday, and this will surely help you to get your right answers. So far, particularly we will discuss section A, which is totally objective type part. तो सेक्शन ए पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप पार्ट है और इसमें 3 क्वेश्चंस थे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो था उसमें आपने करेक्ट ऑप्शन चूज़ करनी थी, मींस एमसीक्यूज़ 4 ऑप्शन दी हुई थी और आपने एक ऑप्शन जो राइट ऑप्शन है उसको चूज़ करना था। एंड देन सेकंड क्वेश्चन में 8 फिलिंग द ब्लैंक्स थी और जो थर्ड क्वेश्चन था उसमें 8 ट्रू फॉल्स थे। तो ये 32 मार्क्स का जो 1 मार्क के क्वेश्चन पूछे गए थे उसके आंसर्स हम आज टैली करेंगे। तो इस वीडियो में आपको ये आंसर्स बताए जाएंगे, तो आप अपना चेक कर सकते हो अपना जो पेपर हुआ आपने अटैम्प्ट किया तो कैसे कैसे ऑप्शन आपके सही रही और किस में क्या आपको दिक्कत आई, वो सब हम इस वीडियो में आप देख सकते हो। तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट फंक्शन एफ आर टू आर, मतलब जो फंक्शन है वो रियल टू रियल है, इट बी डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू 3x, चूज़ द करेक्ट आंसर। तो फंक्शन की जो वैल्यू है वो 3x गिवन है और हमें जो 4 ऑप्शंस है उसमें से राइट ऑप्शन चूज़ करनी है। कि फर्स्ट ऑप्शन में बताया हुआ है कि फंक्शन एफ इज़ 1 1 ऑन 2, कि फंक्शन जो है वो 1 1 भी है और ऑन 2 भी है। हमने टाइप्स पढ़ी हैं फंक्शन की कि 1 1 क्या होता है, ऑन 2 क्या होता है। तो बी पार्ट है कि फंक्शन मैनी वन है, मतलब मैनी वन मीन्स 1 1 नहीं है बट ऑन 2 है। एंड थर्ड ऑप्शन है कि फंक्शन इज़ 1 1, फंक्शन 1 1 है बट नॉट ऑन 2 नहीं है। और लास्ट डी ऑप्शन में क्या है कि f इज़ नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2, कि ना तो फंक्शन 1 1 है और ना ही ऑन 2। तो सबसे पहले हम 1 1 को चेक करेंगे कि 1 1 कैसे सेटिस्फाई होगा। तो 1 1 के लिए उसकी जो डेफिनेशन होती है, क्या होता है 1 1 फंक्शन, कि जिसकी हर इनपुट पे उसका डिफरेंट आंसर आए या डिफरेंट इमेज आए। मींस हमें 2 सेट्स गिवन हों, जैसे 1 2 3, तो ये अगर इनपुट पुट करे 1, x को पुट करे 1, तो उसकी जो डिफरेंट इमेज, लेट्स से ए इमेज आ रही है, इसकी बी आए और इसकी सी आए, मींस किसी भी इनपुट की सेम इमेज नहीं आ रही, तो उसको हम कहते हैं कि फंक्शन 1 1 है। अगर डिफरेंट इनपुट हैविंग डिफरेंट इमेजेस या यूनिक इमेजेस यू कैन से, तो दिस इज़ 1 1। और उसको चेक करने का क्या, और ऑन टू क्या था फंक्शन वो भी देख लेते हैं। ऑन टू क्या होता है, तो जिसमें फॉर एवरी वाई, ये एक्स सेट है तो ये वाई है, तो हमने देखना है कि फॉर एवरी वाई देयर शुड बी एक्स, कि हर इमेज की प्री इमेज होनी चाहिए, हर इमेज की प्री इमेज। जैसे ए की प्री इमेज है 1, बी के पीछे से चेक करना है फॉर एवरी वाई, बी के लिए 2 है और सी के लिए क्या है 3। तो जितने भी सेट 2 है जो वाई सेट है, सेट जैसे यहाँ पे रियल टू रियल दिया हुआ है, तो हमने चेक करना है फॉर एवरी वाई देयर शुड बी एक्स फॉर ऑन 2। और 1 1 के लिए चेक करना है कि उसका फ्रंट से जो इनपुट पे उसकी डिफरेंट या यूनिक इमेजेस हो। तो अब जो हमें गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू 3x, तो हमें जो मेथड बताया हुआ है कि x1, लेट x1 x2 हम मान लेते हैं कि इन दो इनपुट पे जो फंक्शन है उसकी इमेज जो है वो सेम है, ठीक है। तो हमने क्या कैसे किया था, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, कि अगर सेम इमेज है तो उसकी एफ एक्स की वैल्यू क्या गिवन है हमें 3x, तो आ जाएगा 3x1 इज इक्वल टू 3x2, 3 से 3 कैंसिल, हमारे पास आ गया x1 इक्वल टू x2। इम्प्लाइज कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया कि इसकी इमेज सेम है 2 डिफरेंट इनपुट की, तो हमारा आंसर आया कि जो इनपुट है वो सेम आ गई। इसका मतलब सेम एलिमेंट की ही सेम इमेज होगी, मीन्स डिफरेंट एलिमेंट होगा तो उसकी डिफरेंट इमेज होगी। तो दिस इज़ 1 1, तो ये फंक्शन 1 1 प्रूव हो गया। अब साथ में हमने ऑन टू भी देख लेना है, चेक करना है कि ऑन टू है कि नहीं। और ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं कि फंक्शन को जो एफ एक्स है उसको हम वाई पुट कर देते हैं, ये 3x है तो इस x का आंसर आ गया y अपॉन 3।
तो हम y को कुछ भी पुट कर सकते हैं और पुट क्या करना है, रियल टू रियल। तो फॉर एवरी y बिलोंग्स टू रियल देयर एग्जिस्ट x। तो अगर y को कुछ भी पुट करें, कोई रियल नंबर 1 2 3 या कोई नेगेटिव नंबर, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की, क्योंकि ये रियल टू रियल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे y को अगर 1 पुट करे 1/3, यहाँ पे x आ गई, तो x भी जो है वो एग्जिस्ट कर रही है रियल में। तो इसका मतलब फॉर एवरी y देयर इज x, सो इट इज़ ऑन टू ऑल्सो। सो इससे हमारी ऑप्शन क्या आ गई, ऑप्शन ए इज राइट। फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू। Second question is principal value of sine inverse minus root 3/2 is. So sin inverse minus root 3/2 की प्रिंसिपल वैल्यू पूछी है। इसके लिए आपको इसकी रेंज पता होनी चाहिए कि साइन इनवर्स x जो है वो इस इंटरवल के बीच में लाई करता है, या -π/2 और π/2 भी हो सकती है वैल्यू, क्लोज्ड इंटरवल, या इसका आंसर जो है इन बिटवीन भी हो सकता है। तो उसके लिए फिर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि साइन इनवर्स, अब -√3/2 को हम राइट कर सकते हैं माइनस साइन √3/2 साइन 60 डिग्री पे होता है, माइनस साइन π/3। अब माइनस को हम अंदर एडजस्ट कर देंगे, तो साइन इनवर्स, अब साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा ही होता है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं ऐसा, जो माइनस है वो शिफ्ट कर सकते हैं, बिकॉज साइन माइनस थीटा इज़ माइनस साइन थीटा। अब साइन इनवर्स से साइन जो फंक्शन है उसका जो इन्वर्स है वो कैंसिल हो गया, और आवर आंसर इज़ -π/3 विच इज़ इन द रेंज, क्योंकि नेगेटिव आंसर आ सकता है साइन के केस में। तो -π/3 इज़ द राइट आंसर एंड ऑप्शन सी इज़ राइट हेयर। थर्ड क्वेश्चन है, इफ़ ए बी इक्वल टू सी, यहाँ पे ये मैट्रिसेस हैं, वेयर ए इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 × 3, सी का ऑर्डर दिया हुआ है, सी इज़ ऑफ ऑर्डर 2 × 5, एंड देन द ऑर्डर ऑफ बी, बी का पूछा है। तो 4 ऑप्शंस हैं, तो हम कैसे लिखेंगे, हमें गिवन है ए बी इक्वल टू सी, मीन्स ए का हम ऑर्डर लिख देते हैं 2 × 3, बी का हमने फाइंड करना है, लेट्स से m × n, और जो m है वो नंबर ऑफ़ रोज़ होती हैं और नंबर ऑफ़ n होती है नंबर ऑफ़ कॉलम। तो इसके ये मैट्रिक्स की टाइप को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो ए बी का हमें दिया हुआ है c, तो c जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स हैं उसका ऑर्डर दिया हुआ है 2 × 5, ठीक है। तो एक तो कंपैटिबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर हमने चेक करना हो कि ए बी का प्रोडक्ट तभी पॉसिबल है अगर इसकी जो कॉलम्स हैं इसके बी के रोज़ के बराबर होने चाहिए, नंबर ऑफ़ रोज़ के। तो यहाँ पे m की वैल्यू आ जाएगी 3, क्योंकि नंबर ऑफ़ कॉलम्स इन a मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ़ रोज़ इन b फॉर द कंपैटिबिलिटी फॉर द प्रोडक्ट ए बी। सो यहाँ पे m की आ गई 3 वैल्यू, और जो n की वैल्यू है वो हम यहाँ पे रिजल्टेंट जो है c हमें गिवन है 2 × 5, तो वो हम कैसे फाइंड करते थे रिजल्टेंट ऑर्डर का, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर, कि अगर हमें ए बी का पता हो, जो ए की नंबर ऑफ़ रोज़ थी और रोज़ होती हैं और जो बी के कॉलम्स होते हैं, तो कॉलम्स में यहाँ पे 5 होना चाहिए, तो फिर ही हमारा सी का जो ऑर्डर होगा वो 2 × 5 होगा, क्योंकि हमने आपको बताया था नंबर ऑफ़ रोज़ इन ए एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स इन बी द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स रिजल्टेंट मैट्रिक्स सी। तो 2 × 5 के हिसाब से हमारा जो 5 होगा वो यहाँ पे n की वैल्यू होगी, तो हमारा ऑर्डर आ गया 3 × 5। तो यहाँ से ऑप्शन हमारी ए इज़ राइट। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल, कि x और y की कौन सी वैल्यू इन दो मैट्रिक्स को इक्वल करेंगी। फिर हम यहाँ पे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन लगाएंगे कि अगर ये मैट्रिक्स इक्वल हो तो फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट हैं वो बराबर होने चाहिए। जैसे 3x + 7 उसकी वैल्यू होनी चाहिए 0, और यहाँ पे 3x का यहाँ से हम x निकाल सकते हैं, ये -7 आ गया और x की वैल्यू आ जाएगी -7/3। बट अगर हम ऑप्शंस में देखें तो फर्स्ट ऑप्शन में है x की वैल्यू -1/3, तो सेकंड में नॉट पॉसिबल टू फाइंड,
सी पार्ट है -2/3 एंड डी पार्ट में एक्स की वैल्यू है -1/3 विच इज़ नॉट सेटिस्फाइंग आवर रिजल्ट। तो एक्स की वैल्यू हमारी -7/3 आ रही है। इसका हम थोड़ी और श्योरिटी के लिए हम इसका जो नेक्स्ट एलिमेंट है, जो सेकंड रो का सेकंड कॉलम का एलिमेंट है 2 - 3x, उससे भी हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे है 2 - 3x की वैल्यू 4 होनी चाहिए इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से -3x जो है वो आ जाएगा 4 - 2, 2 उधर चल जाएगा 2 के बराबर, और x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2/-3। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेम क्वेश्चन में सेम मैट्रिक्स में अगर x की 2 वैल्यूज़ आ रही हैं विच इज़ नॉट पॉसिबल, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इससे हमारी जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट आएगी। तो y को फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें x से ही अंदाज़ा हो गया कि कोई भी वैल्यू मतलब 2 हो ही नहीं सकती वैल्यू, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन बी इज़ राइट विच इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, इफ़ ए मैट्रिक्स इज़ अल्फ़ा 3 3 अल्फ़ा एंड गिवन है इसका डिटर्मिनेंट का क्यूब, ए डिटर्मिनेंट का क्यूब इज़ इक्वल्स टू -125, देन अल्फ़ा इक्वल्स। तो अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हमें गिवन कंडीशन है ए डिटर्मिनेंट क्यूब, तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी गिवन मैट्रिक्स से। तो कैसे फाइंड करते हैं, अल्फ़ा स्केयर, अल्फ़ा को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई, -3 3 9, तो अल्फ़ा स्केयर -9। तो गिवन कंडीशन में डिटर्मिनेंट ए क्यूब जो है वो किसके बराबर है, 125 के, -125 के। अब यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो -125 क्या होगा, -5 का क्यूब, ठीक है, क्योंकि -5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा नेगेटिव ही आएगा, और 5 को 3 टाइम्स किया तो 125। तो हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, 3 से 3 कैंसिल, तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू हमारी आ गई यहाँ से -5। अब जो पहले हमने डिटर्मिनेंट ए निकाला था वो निकाला था अल्फ़ा स्क्वायर, वो निकाला था अल्फ़ा स्क्वायर -9 जो है वो हमने लिख दिया -5। तो अल्फ़ा स्क्वायर आ गया हमारा -5 + 9, तो विच इज़ एक्स अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, 9 से 5 गए, और अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से ±2, ठीक है। तो यहाँ से हमारी ऑप्शन आ गई बी इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, if function defined by fx is equals to sin 3x by 4x when x is not 0 and k plus 1 when x is 0, it is continuous at x equal to 0। कि जो फंक्शन है ये वाला, ये x equal to 0 पे continuous है, ये गिवन है, एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, कि अगर ये continuous हो तो x k की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे continuous की डेफिनेशन लगेगी कि continuous होता है जब फंक्शन की लिमिट, व्हेन द लिमिट ऑफ फंक्शन इज इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पे जब लिमिट फाइंड करनी है तब हम ये वाला फंक्शन लेंगे, क्योंकि लिमिट हम x नॉट इक्वल टू 0 पे लेते हैं। नॉट इक्वल टू 0 मतलब जब 0 पे अप्रोच कर रहा है, तो फंक्शन हमें गिवन है sin 3x/4x। तो इसकी लिमिट कैसे निकालेंगे, जो 4 है वो हम लिमिट के बाहर लिख देंगे, तो 1/4, और लिमिट पे हम क्या लिखेंगे sin 3x, और हमें नीचे x है, अब 4 को बाहर कर दिया, तो यहाँ पे 3x, नीचे भी 3x चाहिए, सो हमने 3 से डिवाइड किया और 3 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि हमने ये फॉर्म बनानी थी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x/x फॉर्म, मतलब 3x है तो 3x नीचे चाहिए था, तो 4 को बाहर कर दिया और 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। अब इसकी वैल्यू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x/x आपको पता है 1 होता है, तो यहाँ पे 1 पुट करने पे हमारा आंसर इसका आ जाएगा, लिमिट ऑफ फंक्शन आ जाएगी 3/4। अब फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो कॉन्टिन्यूस का मतलब कि जो इसकी फंक्शन की वैल्यू है, मीन्स एफ ऑफ 0, मतलब जो है वो क्या गिवन है, एफ ऑफ 0 k + 1, ठीक है। एफ ऑफ 0 k + 1 आ गया, लिमिट आ गई हमारी 3/4, और लिमिट इक्वल टू वैल्यू होती है जब फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है। तो हमारा k + 1 जो है वो किसके बराबर लिख देंगे हम,
3/4। ये वैल्यू ऑफ फंक्शन होगी, ये लिमिट ऑफ फंक्शन होगी, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/4 - 1। तो इसको सॉल्व करने पे हमारा आ जाएगा 3 - 4 विच इज़ -1/4। तो -1/4 इज़ राइट आंसर विच इज़ ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इज़ राइट। तो नेक्स्ट इज 7th, इफ y is equal to n raised to x where n is greater than 0 then dy/dx is equals to। तो डेरिवेटिव फाइंड करना है। फंक्शन हमें दिया हुआ है y की वैल्यू n raised to x। यहाँ पे जो n है वो एक कांस्टेंट यूज़ हो रहा है एज कांस्टेंट। तो कांस्टेंट की पावर x, जैसे जनरली आपने a की पावर x सुना है, हम क्वेश्चन में करते हैं a की पावर x का डेरिवेटिव होता है, वो लगेगा। तो a की पावर x का क्या पढ़ा था हमने, a की पावर x log a। तो इसी तरह से यहाँ पे a की जगह n आ गया, तो इसका डेरिवेटिव होता है dy/dx होता है इसका n raised to x log a, तो log n। तो n raised to x log n is right answer, option C is right। नेक्स्ट है हमारे पास 8th क्वेश्चन। द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन है मॉड एक्स, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन एट x इक्वल टू 2 इक्वल्स। तो यहाँ पे चेक करना होगा, थोड़ा सा देखना होगा हमें कि फंक्शन, क्योंकि मॉड एक्स गिवन है मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन गिवन है और उसकी डेरिवेटिव पूछा है x जब 2 होगा। तो पहले हम डेरिवेटिव करते हैं फिर बाद में x को पुट करते हैं हम 2। तो डेरिवेटिव कैसे करेंगे, अब मॉड एक्स, हमें फंक्शन दिया हुआ है मॉड एक्स। ओके, तो यहाँ पे मॉड एक्स की डेफिनेशन लगेगी कि जो मॉड एक्स की वैल्यू होती है, क्योंकि मॉड में हमने डेरिवेटिव नहीं पढ़ा, तो मॉड को सिंपल ब्रैकेट में इसकी डेफिनेशन में चेंज करेंगे। मॉड एक्स एक्स के बराबर होता है व्हेन एक्स इज़ पॉजिटिव। अब क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव बात हो रही है x2 की, तो जब x अंदर पॉजिटिव होता है तो उसका मॉडुलस, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी सेम आती है। जैसे 2 का मॉड 2, 3 का मॉड 3, ठीक है। अगर नेगेटिव हो फिर वो पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन पॉजिटिव रिमेन्स सेम। तो x का मॉड x होता है, तो हमने इसकी डेफिनेशन लगा दी बिकॉज x इज़ पॉजिटिव हेयर, द गिवन x इज़ 2। अब फंक्शन हमारा आ गया x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, अब x का डेरिवेटिव करेंगे वो होगा 1। x का डेरिवेटिव 1 होता है। अब डेरिवेटिव करने के बाद उसने पूछा है कि x की बराबर जो वैल्यू है वो 2 पुट करो, फिर हम डेरिवेटिव एट 2 देखेंगे। तो 2 अब क्योंकि डेरिवेटिव इंडिपेंडेंट ऑफ x है तो हमारा आंसर सेम आ जाएगा 1, क्योंकि 2 किस में पुट ही नहीं करेंगे हम, x है ही नहीं, उसका डेरिवेटिव में 1 आ गया, तो इसका एट 2 पे भी इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा 1। तो ऑप्शन ए इज़ राइट। नेक्स्ट है 9th, इंटेग्रल साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल्स टू। तो इसका इंटेग्रल फाइंड करना है। सबसे पहले हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, जैसे इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर के साथ साइन स्क्वायर कैंसिल और ये बच गया 1 ओवर कॉस स्क्वायर माइनस, फिर हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर के साथ कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बच जाएगा 1 ओवर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, हमने सिंप्लीफाई कर दिया उसको सेपरेटली लिख के। हम इसको आगे भी कर सकते हैं कि जो 1 ओवर कॉस स्क्वायर होता है वो होता है सीकेंड स्क्वायर, तो ये ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी है। तो 1 ओवर साइन स्क्वायर होता है को सीकेंड स्क्वायर। अब हमने थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दिया, अब इसका इंटेग्रल इजी होगा। तो इसका इंटेग्रल जो पहले क्वेश्चन था उसका इंटेग्रल देखने में हम नहीं फाइंड कर सकते थे, इसलिए हमने क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई करके चेक किया। तो फिर हमारे पास इसकी वैल्यू है अब कि सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटेग्रल होता है tan x और कोसेकेंड स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स, और माइनस कॉट एक्स होता है तो एक माइनस यहाँ पे है तो वो बन गया प्लस कॉट एक्स, तो प्लस सी। तो यहाँ से ऑप्शन आ जाएगी ऑप्शन ए इज़ राइट, tan x प्लस कॉट एक्स प्लस सी। तो ऑप्शन ए इज़ राइट। 10th क्वेश्चन है इंटेग्रल e रेज टू x और अंदर ब्रैकेट में है cot x प्लस log sin x dx इज इक्वल्स टू। तो यहाँ पे भी इंटेग्रल पूछा है और यहाँ पे हम सीधा आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं। हमारे एक आइडेंटिटी पड़ी हुई है कि ex अंदर फंक्शन हो ब्रैकेट में और प्लस उसका अगर डेरिवेटिव साथ हो तो उसका इंटेग्रल की वैल्यू डायरेक्टली हम लिख सकते हैं e रेज टू x फंक्शन।
तो ये उसका इंटेग्रल होता है। अगर इस टाइप का हो क्वेश्चन, इस टाइप का इंटेग्रल हो, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि इसमें फंक्शन कौन सा है और उसका डेरिवेटिव कौन सा है। तो log sin x अगर फंक्शन हो तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, log sin x का डेरिवेटिव। तो log sin x का होगा सबसे पहले 1/sin x, log x का 1/x होता है। सो 1/sin x और sin का फर्दर cos x, तो cos x को ऊपर लिखते हैं, तो ये बन गया cos/sin cot। इसका मतलब log sin का इंटेग्रल करने पे हमारा log sin x का डेरिवेटिव हमारा जो है वो cot x आया। तो log sin x फंक्शन हो गया, cot x उसका डेरिवेटिव। तो वैसे ये एंटी यहाँ भी शो हो रहा है कि cot x का इंटेग्रल भी आपने फॉर्मूले में पढ़ा है कि log sin x होता है, लेकिन यहाँ पे हमने डेरिवेटिव देखना है। तो log sin x का डेरिवेटिव cot x, तो इसलिए यहाँ से आंसर आ जाएगा हमारा e⁻x log sin x, e⁻x फंक्शन, ठीक है। तो +c, तो यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट है e⁻x cot x +c, नहीं, तो बी ऑप्शन इज राइट, e⁻x log sin x +c। क्लियर, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज राइट। तो नेक्स्ट है 11th, द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स इन द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 4th डिग्री, 4th ऑर्डर। तो जिस डिफरेंशियल इक्वेशन का 4th ऑर्डर है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन कि पर्टिकुलर सोल्यूशन में कितने कांस्टेंट्स होते हैं। वैसे हमने जनरली देखा है जिस भी ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, जिस भी ऑर्डर की, उतने ही कांस्टेंट उसमें प्रेजेंट होते हैं। अगर 4 ऑर्डर की है तो 4 कांस्टेंट्स प्रेजेंट होंगे, लेकिन उसके पर्टिकुलर सोल्यूशन में हम क्या करते हैं, एंड में हम पर्टिकुलर सोल्यूशन जब फाइंड करते हैं तब वहाँ से हम कांस्टेंट जो होते हैं वो एलिमिनेट कर देते हैं, उनकी वैल्यू जो फर्दर पुट कर देते हैं, कांस्टेंट्स रिमूव कर देते हैं। तो कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 0, बिकॉज यहाँ पे मेंशन है पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन में हम जो कांस्टेंट्स होते हैं वो एलिमिनेट कर देते हैं, इसलिए जो कांस्टेंट नहीं बचता हमारा एंड में पर्टिकुलर सोल्यूशन में, तो उसमें जो कांस्टेंट हमारा 0 रहता है। तो ऑप्शन ए इज़ राइट। नेक्स्ट है 12th, IF इंटीग्रल फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये हमें लीनियर इक्वेशन इन डेरिवेटिव दी हुई है, dy/dx प्लस कौन सी की फॉर्म होती है, dy/dx प्लस py। तो यहाँ पे p की वैल्यू है हमारे पास 1/x log x इज इक्वल्स टू 1/x यहाँ पे q। तो इस टाइप की लीनियर इक्वेशन गिवन है, उसका हमने IF इंटीग्रल फैक्टर फाइंड करना है। वो हमें 4 ऑप्शन दी हुई हैं, उनमें से देखना है क्या होगा इंटीग्रल फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है इंटीग्रल ऑफ e⁻इंटीग्रल ऑफ pdx। तो ये होता है, हमने देखा है चैप्टर में, e⁻इंटीग्रल ऑफ pdx। तो p हमने कंपेयर करके देख लेना है कि p हमारे पास क्या है, 1/x log x नीचे, ठीक है। तो अब 1/x log x का इंटीग्रल करना है, तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या फॉर्मूला लगेगा कि log x का डेरिवेटिव यहाँ पे पड़ा हुआ है 1/x, log x का डेरिवेटिव है साथ में 1/x, और अगर नीचे फंक्शन हो ऊपर उसका डेरिवेटिव हो तो फिर उसका इंटीग्रल होता है log mod फंक्शन, log x। तो log फंक्शन, क्योंकि फंक्शन यहाँ पे log x है, उसका डेरिवेटिव 1/x, उसका फिर इंटीग्रल होगा log mod फंक्शन, ठीक है। अब साथ में e⁻ है। अब e log x x होती है, e log x x होती है, तो यहाँ पे क्योंकि log ही 1 होगी, तो हमारा आंसर अकेला आ गया log x। तो इंटीग्रल फैक्टर इज log x। तो यहाँ से ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट है 13th, इफ √2a.b वेक्टर इज इक्वल्स टू a मॉडुलस b मॉडुलस, अगर ये इक्वल है देन एंगल बिटवीन a एंड b इज इक्वल्स टू। तो यहाँ पे हमें √2a.b द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स
द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज, तो उसकी डेफिनेशन लगाएंगे ए मॉडुलस बी मॉडुलस, साथ में होता है डॉट डॉट में कॉस थीटा, क्योंकि एंगल फाइंड करना है तो इस फॉर्म में लिखेंगे। ये हमें गिवन है ए मॉडुलस बी मॉडुलस के बराबर, ये कंडीशन। सिर्फ हमने डॉट डॉट की डेफिनेशन अप्लाई की और यहाँ से ये कैंसिल, ए डॉट ए मॉडुलस कैंसिल और बी मॉडुलस कैंसिल। तो हमारा जो कॉस थीटा है वो √2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, वो डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि ये कैंसिल होकर यहाँ पे 1 बच गया। और 1/√2 कॉस पे किस पे होता है, कॉस 45 मीन्स π/4, तो कॉस के साथ कॉस कैंसिल और थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, π/4। द ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट है 14th, let the vectors a and b be such that modulus of a vector is 3, modulus of b vector is √2/3, then क्रॉस प्रोडक्ट a and b is a unit vector। ये हमें कंडीशन गिवन है कि इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है वो यूनिट वेक्टर है। एंड इफ़ द एंगल a and b is, तो उसमें एंगल क्या होगा कि अगर इसका क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो यूनिट वेक्टर होगा, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो यूनिट वेक्टर होता है उसके मॉडुलस की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो ये कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे कि इसका मॉडुलस 1 के बराबर है। अब ये मॉड क्रॉस प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो होती है क्रॉस प्रोडक्ट की ए मॉड बी मॉड साइन थीटा। ओके, ये हमें 1 गिवन है, तो यहाँ से ए मॉड की वैल्यू भी गिवन है 3 इंटू √2/3, तो साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल और साइन थीटा की वैल्यू आ गई 1/√2। तो हम चेक कर लेंगे कि साइन में किस एंगल पे जो 1/√2 होती है, वो हमें पता है लोअर क्लासेस से कि साइन 45 डिग्री पे, यानी कि π/4 पे 1/√2 इसकी वैल्यू होती है। तो हमारा एंगल आ जाएगा π/4। तो यहाँ से ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट है 14th, let the vectors a and b be such that modulus of a vector is 3, modulus of b vector is √2/3, then क्रॉस प्रोडक्ट a and b is a unit vector। ये हमें कंडीशन गिवन है कि इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है वो यूनिट वेक्टर है। एंड इफ़ द एंगल a and b is, तो उसमें एंगल क्या होगा कि अगर इसका क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो यूनिट वेक्टर होगा, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो यूनिट वेक्टर होता है उसके मॉडुलस की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो ये कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे कि इसका मॉडुलस 1 के बराबर है। अब ये मॉड क्रॉस प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो होती है क्रॉस प्रोडक्ट की ए मॉड बी मॉड साइन थीटा। ओके, ये हमें 1 गिवन है, तो यहाँ से ए मॉड की वैल्यू भी गिवन है 3 इंटू √2/3, तो साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल और साइन थीटा की वैल्यू आ गई 1/√2। तो हम चेक कर लेंगे कि साइन में किस एंगल पे जो 1/√2 होती है, वो हमें पता है लोअर क्लासेस से कि साइन 45 डिग्री पे, यानी कि π/4 पे 1/√2 इसकी वैल्यू होती है। तो हमारा एंगल आ जाएगा π/4। तो यहाँ से ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 017 एंड द प्लेन 3x + 4y + 1 = 0। तो इस गिवन पॉइंट 017 से हमने प्लेन का डिस्टेंस फाइंड करना है कि ये पॉइंट प्लेन पे कितने डिस्टेंस पे है। तो गिवन प्लेन है हमारे पास 3x + 4y + 1 = 0। तो ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है d = वो हम अप्लाई करके फिर वैल्यू पुट करके हम निकाल सकते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला आपको याद होगा ax1 + by1 + cz1 + d मॉडुलस ओवर √a² + b² + c²। तो यहाँ पे ए बी सी जो होते हैं वो आपको पता है कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन होते हैं, एक्स वाई जेड के कोफिशेंट्स। ठीक है, और जो x1 y1 z1 है वो होगा गिवन पॉइंट, तो इसमें पुट कर देंगे। अब a हमारी है 3, यहाँ से a3
और x1 है 0, 3 इंटू 0 प्लस b है 4 एंड y है y1 है 1 प्लस c हमारी यहाँ पे z का कोफिशेंट 0 है 0, 0 इंटू समथिंग वैसे 0 होता है, 0 इंटू 7 और d है हमारी +1 ओवर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 9 प्लस 16 आ गया। तो हम इसमें चेक कर लेंगे 0 इंटू समथिंग 0 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 1, तो हमारा रिजल्ट रह गया 4 प्लस 1, तो 4 प्लस 1 क्या होता है 5 और नीचे आ गया 16 प्लस 9 25 और रूट 25 होता है 5, तो ऊपर भी 5 आ गया 4 प्लस 1, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 5/5, तो 5 कैंसिल हो गया, तो आंसर इज़ 1 यूनिट। तो यहाँ से देखते हैं ऑप्शन कौन सी राइट है। ऑप्शन ए इज़ 1 यूनिट, बी ऑप्शन 2 यूनिट, तो क्लियरली यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ आवर राइट आंसर। तो नेक्स्ट है 16th, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइज द चांसेस ऑफ थ्रोइंग अ सम ऑफ 5 इज़ डैश, मतलब हमने ऑप्शन देखनी है कि 2 डाइज थ्रो करने पे इकट्ठे हमने सिंगल थ्रो मतलब साइमल्टेनियसली हमने थ्रो किए 2 डाइज, उसमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, चांसेस पूछे हैं मींस प्रोबेबिलिटी पूछी है कि सम उन दोनों का, 2 डाइस पे जो नंबर आएंगे ऊपर दोनों, तो उनका सम जो होगा वो 5 होगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आपको पता है कि 2 डाइस की जो आउटकम्स होती हैं, जैसे आपने लोअर क्लासेस में पढ़ी हुई है 1-1 या 1-2 हो सकती है, 1-3, तो इसी तरह सोन 1-4, 1-5 एंड 1-6, और ये 36 आउटकम्स होती हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1-6, ठीक है। और इसी तरह 2-1 एंड 2-2, फिर 2-3 एंड सो ऑन, ठीक है। नेक्स्ट इज 3-1, 3-2, 3-3, नेक्स्ट एज इट इज़, फिर 4-1, 4-2 एंड 4-3, इसी तरह 5-1, तो नेक्स्ट आ जाएगा हमारा 6-1 एंड सो ऑन। तो ये हमारी टोटल कितनी आउटकम्स होगी 36। उसमें हमने देखना है कि टोटल ऑफ 5 के क्या आउटकम्स हैं, मतलब फेवरेबल हमारे टोटल ऑफ 5 कितने हैं। टोटल ऑफ 5 क्या होगा, एक 4-1, एक 3-2, 2-3 एंड 1-4, दीज आर द फेवरेबल आउटकम्स। 4-1, 3-2 जिनका जो सम है टोटल है वो 5 आ रहा है, तो हमारी ऑप्शन आ जाएगी 4 और ओवर 36। तो 4 ओवर, क्योंकि बाकियों का सम 5 से ग्रेटर और लेस है, जिनका एग्जैक्टली 5 है वो यही 4 आउटकम्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आता है फेवरेबल ओवर टोटल, फेवरेबल आ गई हमारी 4 ओवर टोटल आ गई 36, और 4 ओवर 36 को फर्दर कैंसिल कर दिया, 1 ओवर ये 9 पे होता है, 1 ओवर 9। सो यहाँ से देखते हैं ऑप्शन 0 1/6, ऑप्शन सी इज़ राइट 1/9। तो ये हमने कर लिए MCQs डिस्कस, 16 जो ऑब्जेक्टिव MCQs थे। आई होप दिस विल हेल्प यू टू टेली योर आंसर्स। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो इसकी ऑप्शन भी दी हुई हैं, मतलब फिलिंग जो हमने करनी है फिलिंग द ब्लैंक्स, उसकी जो ऑप्शंस भी आपको गिवन है कि इनमें से ही कोई आंसर होगा, तो वो हमारे पास 8 हैं। तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट, लेट द रिलेशन आर बी डिफाइंड इन नेचुरल, कि अगर कोई रिलेशन आर है वो नेचुरल नंबर्स पे डिफाइंड है, और उसके ऑर्डर पेयर्स दिए हुए हैं A to B, मतलब AB बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल को। इफ़ 2A + 3B = 30, तो ये हमें एक्स्ट्रा कंडीशन गिवन है कि जो इसकी डेफिनेशन है रिलेशन की वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती होनी चाहिए। तो रिलेशन है हमारा A to B वेयर AB बिलोंग्स टू नेचुरल सेट एंड दिस कंडीशन इज़ गिवन, सो देन R = डैश। ओके, तो वैसे तो क्लियर है यहाँ पे R जो ऊपर ऑप्शन है वहाँ से R ये होगी इसका राइट, बट फिर भी अगर इसको समझने के लिए कि ये कैसे आएगी ऑर्डर पेयर्स, तो हमने इसके ऑर्डर पेयर्स बनाने हैं। उसके ऑर्डर पेयर्स बनाने के लिए हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, मतलब A की वैल्यू निकाल सकते हैं फर्दर। तो यहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी 30 - 3B/2। तो हमने B को ऐसे नंबर्स पुट करने हैं ताकि जो हमारी A आए वो नेचुरल आए, मतलब फ्रैक्शन में ना आए, नेगेटिव ना आए, ठीक है।
और आप देख सकते हो कि इसको फ्रैक्शन अवॉइड करने के लिए एक ही वैल्यू फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें गिवन है कि नेचुरल पे इसका डिफाइंड है फंक्शन, ए भी नेचुरल होने चाहिए, बी को तो हम नेचुरली पुट करेंगे 1 ऑनवर्ड्स, लेकिन बी को ऐसा कोई नंबर ना पुट करें ताकि जो हमारी ए है वो नेचुरल ना आए, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो बी को हम फिर एक तो ये बात ध्यान रखनी है कि बी को इवन पुट करना है इस केस में, क्योंकि इवन को इवन से सब्ट्रैक्ट करेंगे आंसर इवन आएगा, तो इवन को फर्दर 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर वो डिवाइड हो जाएगा। अगर कोई ऑड पुट करते हैं बी को, फिर इवन माइनस ऑड ऑड रहेगा, वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो बी को इवन पुट करेंगे, 2 से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर बी 2 होगा, यहाँ पे अगर बी 2 होगा तो हमारा ए आ जाएगा 30 माइनस 6/2, तो 24/2 मीन्स 12। तो एक ऑर्डर पेयर आ गया हमारा 12, ए की वैल्यू आ जाएगी 12 और बी आया हमारा 2, क्योंकि बी को 2 पुट किया। फर्दर हम 4 पुट करके चेक कर सकते हैं, क्योंकि इवन पुट करना है। 4 3 ज़ा 12, यहाँ पे बी को 4 पुट करो 12, 30 माइनस 12 हो गए 18, 18/2 9, तो एक ऑर्डर पेयर आ गया 9 4। ओके, नेक्स्ट 6 पुट कर सकते हैं, तो 6 3 ज़ा 18, 30 माइनस 18 12 और 12/2 6, तो एक ऑर्डर पेयर आ गया 6,6। और नेक्स्ट फर्दर तो इससे हमें मतलब पता चल गया कि ऑप्शन हमारी कौन सी सही है, दिस वन। तो r इज इक्वल्स टू, क्लियर है वैसे तो, r इज इक्वल्स टू 3 8। ये ऑर्डर पेयर्स इस इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई, कि अगर b को हम 8 पुट करें तो हमारा a जो है वो 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हो गया कि जो ये वाली ऑप्शन है फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स ये होगी। अब नेक्स्ट सेकेंड, इफ़ a determinant is 2 where a is 2 order matrix, 2 into 2 means 2 rows हैं और 2 columns हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसके एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो ये भी हमने आर्टिकल में पढ़ा हुआ है कि एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट होता है a डिटर्मिनेंट n-1, कि जो उसका ऑर्डर है उससे एक कम, इसका आंसर ये होता है a डिटर्मिनेंट n-1। अब n कौन सा ऑर्डर है, ये हमें गिवन 2 ऑर्डर, तो 2 - 1 क्या आ जाएगा 1, तो इसका सिंपली आंसर आ जाएगा a डिटर्मिनेंट, और a डिटर्मिनेंट हमें 2 गिवन है। ठीक है, तो फिर इसका आंसर क्या आ जाएगा, क्योंकि इसका आंसर a डिटर्मिनेंट n-1, n है हमारी 2, 2 - 1 हो गया 1, a डिटर्मिनेंट की वैल्यू 2 है, तो हमारा आंसर यहाँ पे एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट भी क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स इसकी 2 रहेगी, ऑप्शन जो लास्ट में गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट इज थर्ड, इफ़ y इज साइन इनवर्स x, उसका देन d² y ओवर dx², मीन्स उसका डबल डेरिवेटिव पूछा है। सबसे पहले एक बार डेरिवेटिव करेंगे, और एक बार डेरिवेटिव करने पे हमारा आंसर आ जाएगा y इज इक्वल dy/dx इज इक्वल्स टू, इसका डेरिवेटिव होता है 1/√1 - x²। ठीक है, ओके, अब इसका सेकंड डेरिवेटिव हमने फाइंड करना है, तो अगेन डिफरेंशिएट करना है, और इसको अगेन डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो d² y ओवर dx², यहाँ पे 1 ओवर जो फॉर्म है उसको हम ऊपर ले जाते हैं, मतलब इसको हम ऐसे राइट, इसकी 1/2 नीचे है पावर, तो इसकी पावर ऊपर जाके -1/2 बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम जब नेक्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो इसका यहाँ पे पावर फॉर्मूला लगेगा 1 - 1/2 आगे, मतलब x⁻n फॉर्मूला लगेगा n x की n-1, यहाँ पे n है -1/2, x हमारी है 1 - x² की पावर n-1, तो -1/2 -1 बन गया -3/2। ओके, इनटू इनसाइड डेरिवेटिव मतलब जिसकी पावर थी, तो -x² का डेरिवेटिव आ गया 2x -2x। अब ध्यान से देखेंगे, ये 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो गया, और जो ये 1 - x² की पावर -3/2 है वो नीचे जाके +3/2 बन जाएगी। तो हमारे पास ये ऑप्शन आ रही है x ओवर 1 - x² रेज टू 3/2 पावर। सो दिस इज़ द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। तो यहाँ पे ये थर्ड जो गिवन है ऊपर ऑप्शंस में, ये हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स ये होगी फिल। ठीक है, अब नेक्स्ट है
फोर्थ क्वेश्चन, तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व, द गिवन कर्व इज दिस, y is equals to x raised to 4 minus 6x cube plus 3x 13x square minus 10x plus 5 at the point x equal to 1 is, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने फाइंड करनी है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का हमें पॉइंट गिवन है x इक्वल टू 1, एक तो हमें स्लोप चाहिए होती है। स्लोप कैसे फाइंड करते हैं? स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव हमने फाइंड करेंगे सबसे पहले dy/dx, और वो हो जाएगा 4x क्यूब, इसका डेरिवेटिव माइनस 6x क्यूब का आ जाएगा 3 आगे, माइनस 18x स्क्वायर, अब 13x स्क्वायर का आ जाएगा 26x, माइनस 10x का माइनस 10 प्लस 5 का 0। अब एट x इक्वल टू 1, अब एट x इक्वल टू 1 इसको x में 1 पुट कर दो, तो यहाँ पे 1, जहाँ पे x है 1 पुट कर दो, 4 माइनस 18 प्लस 26 इंटू 1 26 माइनस 10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 26 से 10 गए 16, तो 16 प्लस 4 कितने हो गए 20, 20 से 18 माइनस किए वो आ जाएगा 2, तो हमारी स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई 2, तो ये याद रखना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट 2। अब नेक्स्ट हमें पॉइंट भी चाहिए, तो इसकी स्लोप यहाँ पे राइट कर लेते हैं, वो आ गई 2। अब x 1 है, अब यहाँ से y निकल जाएगी गिवन कर्व से, तो y क्योंकि हमें पॉइंट भी चाहिए, तो जहाँ पे x लिखा हुआ है वो वहाँ पे हम 1 पुट कर देंगे, 1 का 4, 1:4 1 माइनस 6x क्यूब, 6 मतलब x को 1 पुट कर दिया, फिर 13, फिर 10, फिर प्लस 5, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये -5, 1 माइनस 6, -5 प्लस 5 के साथ कैंसिल, 13 माइनस 10 बच गया 3, तो हमारा पॉइंट आ गया x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 3, तो गिवन पॉइंट इज़ 1,3। तो हमें पॉइंट पता चल गया, स्लोप पता चल गई। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का क्या फॉर्मूला होता है? हमें पता है फॉर्मूला होता है y माइनस y1, तो पॉइंट था हम लिख लेते हैं 1,3, और स्लोप ऑफ टेंजेंट थी हमारी 2, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल्स टू mx माइनस x1। ओके, अब y1 है हमारे पास 3, तो ये x1 होती है, ये y1 है 3, m है 2, x माइनस x1 1, तो हमारा आंसर आ जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 2। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे, ये फर्दर हमारा आंसर आ गया इम्प्लाइज 2x माइनस वाई इधर आ जाएगी, माइनस वाई, तो प्लस 3 उधर चल जाएगा, -2 + 3 + 1 इक्वल टू 0। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हम ये फिलिंग दी ब्लैंक्स में राइट कर देंगे, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि यही हमारा पीछे ऑप्शन थी इसमें, तो यस बिल्कुल सही है, एग्जैक्टली 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये ऑप्शन आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट इज 5th पार्ट, तो इंटेग्रल ऑफ 1/1 + x², उसकी लिमिट्स दी हुई हैं 0 to ∞। अब इसका इंटेग्रल करके फिर लिमिट पुट करनी है, तो 1/1 + x² का इंटेग्रल होता है tan इनवर्स x, ठीक है, उसकी लिमिट अप्लाई कर देनी है ∞ to 0, तो ये आंसर आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस लोअर tan इनवर्स 0, तो tan इनवर्स ∞ होता है π/2 पे 90 पे, तो tan इनवर्स 0 0, आंसर इज π/2, तो यहाँ पे जो फिलिंग द ब्लैंक्स है वो π/2 रहेगी। तो नेक्स्ट है हमारा 6th, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये करेक्शन थी हमारी, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कौन सी है, तो क्या है डिग्री? डिग्री के लिए हम देखते हैं हायर ऑर्डर कितना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, हाईएस्ट ऑर्डर है हमारा 3, तो ऑर्डर 3 है, उसकी पावर जो होती है वो डिग्री होती है, तो हाईएस्ट ऑर्डर की यहाँ पे पावर क्या है 1, यहाँ पे ये 3 ऑर्डर है, इसकी पावर है 1, क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर, उसकी पावर 2, फिर ये 1 ऑर्डर, फिर y इक्वल टू 0, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है 3,
उसकी फर्दर डिग्री, उसकी पावर होती है जो हाईएस्ट ऑर्डर की, तो यहाँ पे डिग्री आ जाएगी 1। तो नेक्स्ट है 7th, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। मतलब दो लाइंस हैं जो कि पैरेलल हैं, यहाँ पे r1 वेक्टर आएगा। r1 वेक्टर गिवन है लाइन वेक्टर फॉर्म में, a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर, एंड r2 सेकेंड लाइन, r2 वेक्टर इज इक्वल्स टू a2 वेक्टर आएगा यहाँ पे, a2 वेक्टर प्लस म्यू b वेक्टर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो b है वो सेम है b वेक्टर, क्योंकि सेम डायरेक्शन है, पैरेलल है, तो इसकी जो डायरेक्शन रेशोज़ होंगी दोनों की सेम होंगी। तो बी वेक्टर दोनों में सेम है, लेकिन a1 और a2 डिफरेंट है। अब यहाँ पे पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट है, आई थिंक जो क्वेश्चन में हमने सिंपल लाइंस का किया, नॉन पैरेलल लाइंस का, स्क्यू लाइंस का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बट अगर हम इसको मतलब डायग्रामेटिकली समझ लें तो फिर हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, तो हमें पता होता है कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, जैसे दो पैरेलल लाइंस हैं, इनमें जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये याद रखना है, और ये हम कहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस में जो डिस्टेंस होगा वो परपेंडिकुलर होगा। और एक हमें गिवन है यहाँ पे, सपोज a1 वेक्टर a2 वेक्टर, ठीक है, जो ये दो लाइंस पास करी हैं दो पॉइंट से, तो ये जो वेक्टर है ये वाला, इसकी जो मैग्नीट्यूड है इस वेक्टर का, ये बन जाएगा a2 माइनस a1। ओके, अब ये हमने फाइंड करना है। तो इसकी दोनों की डायरेक्शन क्या गिवन है हमें, b, तो दोनों की डायरेक्शन क्या गिवन है, b। अब हमने सपोज इस लाइन का नेम रख लेते हैं am, तो हमने am की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे ये थीटा है सपोज, तो अब हम ट्रिग्नोमेट्री साइन थीटा की हेल्प से परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो साइन थीटा होता है p/h, मीन्स am ओवर a2 माइनस a1 का मॉड होता है, ठीक है, इक्वल टू साइन थीटा। अब am की वैल्यू आ जाएगी a2 माइनस a1 साइन थीटा, ठीक है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस am होगा, क्योंकि am ही हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगा। अब ये जब ऊपर चल जाएगा, यहाँ से देखेंगे am इज इक्वल्स टू a2 माइनस a1, ओके, इसका मॉड साथ में आ जाएगा साइन थीटा। अब जो साइन थीटा हमने पढ़ा है वेक्टर में, कि ये क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन होती है जिसमें साइन थीटा आता है। अब हमें b जो वेक्टर है वो गिवन है b, है ना, तो अब हम क्या करें, b से ऊपर दोनों साइड ऊपर और नीचे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं, ताकि हमारा जो ऊपर अगर डिवाइड मल्टीप्लाई करने पे b मॉड से, तो हमारा ऊपर जो क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला बन जाता है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बन गया b क्रॉस, ये जो फॉर्मूला बन गया ये होता है b क्रॉस a2 माइनस a1, दो वेक्टर्स के बीच में उसका क्रॉस प्रोडक्ट ओवर b मैग्नीट्यूड। तो इसका आंसर आ जाएगा b मॉड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ a2 माइनस a1 ओवर b मॉड। तो यहाँ पे ऑप्शन हम देख लेते हैं, गिवन होगी वैसे तो ये ऑप्शन ये वाली फिलिंग द ब्लैंक्स इसमें फिल होगी, b वेक्टर क्रॉस a2 माइनस a1 ओवर b मॉड। अब नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज़ 2/7, प्रोबेबिलिटी ऑफ b इज़ 3/7 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b इज़ गिवन 5/7। a ओवर b की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, और a ओवर b का फॉर्मूला हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी a इंटरसेक्शन b ओवर प्रोबेबिलिटी b। तो पहले हमने इंटरसेक्शन फाइंड करनी है, नीचे प्रोबेबिलिटी b रिजल्ट होता है, ए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। अब इंटरसेक्शन का फॉर्मूला कैसे फाइंड करेंगे, तो यूनियन हमें गिवन है, ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन, प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a, सेट थ्योरी में पढ़ा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b। अब इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ये दोनों को प्लस करके यूनियन से सब्ट्रैक्ट कर दे, और यूनियन की वैल्यू है 5/7, फिर माइनस
ए की वैल्यू है 2/7 गिवन है और 3/7, तो 2/7 प्लस 3/7 को ऐड किया और उसमें जो वो रिज़ल्ट आएगा वो 5/7 से माइनस कर देंगे, तो ये बन गया 5/7। तो ये तो ज़ीरो ही आ गया, फिर 5/7 माइनस 5/7 इंटरसेक्शन इसकी ज़ीरो आ गई। अब जब इंटरसेक्शन ज़ीरो आ गई तो इसकी जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला था P इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B ओवर प्रोबेबिलिटी B, तो ज़ीरो ओवर प्रोबेबिलिटी B हमारा आंसर जो है वो ज़ीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो रहेगी वो ज़ीरो, तो ये ऑप्शन में है ज़ीरो, ज़ीरो इज़ राइट आंसर। So I hope this filling the blanks all clear to you. So next we will discuss the true false. Our next is third question. So उसके भी 8 parts हैं. So let's begin with first. First है tan 1 greater than tan inverse 1. तो ये हमने बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। अब सबसे पहले tan 1 का तो हमें अंदाज़ा नहीं है कि tan 1 की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। और लेकिन हम अगर इसको कंपेयर करें, tan इनवर्स 1 पता है हमें, ये π/4 होता है tan इनवर्स 1 कि tan π/4 पे tan 45 पे 1 होता है, तो इसलिए tan इनवर्स 1 क्या हो गया π/4। अब हम देखेंगे π/4 क्या होता है। π/4 अगर इसको हम इसकी वैल्यू पुट करनी हो, पाई की वैल्यू होती है अप्रॉक्सीमेट 3.14 इरेशनल नंबर। हमने लोअर क्लासेस में देखा है ना, इसकी वैल्यू 22/7 होती है p/q फॉर्म में, और जो इसकी एग्जैक्ट मतलब इरेशनल में वैल्यू है अप्रॉक्सीमेशन वो है 3.14। तो ऊपर आया 3.14, नीचे है 4, नीचे डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये टोटल जो π/4 है ये टर्म 1 से छोटी होती है जहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 इज़ ग्रेटर देन π/4, ठीक है। तो हमने ये कंसीडर कर लिया। अब दोनों साइड tan ले लो, tan टेक tan बोथ साइड, tan 1 इज़ ग्रेटर देन tan π/4 क्योंकि इट इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन। एंड अब tan π/4 की वैल्यू भी हमें पता है, tan 1 tan π/4 की वैल्यू होती है 1, कि tan 45 डिग्री 1 होती है। हमने ये प्रूव कर दिया कि tan 1 जो है वो 1 से बड़ा है, और 1 हमने कहाँ से बड़ा किया ऊपर, π/4 से, और 1 कहाँ से बड़ा है π/4, तो π/4 की वैल्यू क्या है tan इनवर्स 1, तो इसका मतलब ये हुआ कि tan 1 जो है वो π/4 से बड़ा है, मीन्स tan इनवर्स 1 से बड़ा है, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकेंड है a प्लस b का होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू a ट्रांसपोज प्लस b, तो इज़ इट ट्रू और फॉल्स। तो चेक करते हैं। सबसे पहले ये फॉल्स ही लग रहा है क्योंकि ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होता है अगर ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज देखें। तो इसको आप एग्जांपल लेके भी समझ सकते हो। कोई ए मैट्रिक्स, ए भी यहाँ पे मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स ले लो, जैसे मैंने कॉलम मैट्रिक्स ले ली ए, और बी भी कॉलम ले ली 1 4, ये सपोज 2 3 ले ली। अब इन दोनों को ऐड करो, तो ऐड करने पे ये 1 + 2 क्या बन गया, ए प्लस बी किया हमने, क्या बन गया 1 + 2 3, 4 + 3 7, 3 7। अब 3 7 ए प्लस बी का ट्रांसपोज करो लेफ्ट हैंड साइड, तो इसका ट्रांसपोज करेंगे 3, ये एक रो में आ जाएगा 3 7, ठीक है। अब अगर हम अकेले अकेले का ट्रांसपोज करें तो ए ट्रांसपोज करो, यस ए ट्रांसपोज किया 1 4 एक रो में आ गया, और बी ट्रांसपोज किया ये 2 3 एक रो में आ गया, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे 1 + 2 3 आ जाएगा, और 4 + 3 7 आ जाएगा। तो ये क्लियर हुआ कि ए प्लस बी ट्रांसपोज जो है वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज करने पे उसका आंसर जो है वो सेम आता है। ये देखो 3 7 एक रो में आया, और यहाँ पे 3 7 एक रो में आया, ठीक है, क्योंकि एडिशन में वो फिर सेम टाइप होनी चाहिए ना। तो अगर हम देखो एक का ट्रांसफर, ये वैसे समझना हो थ्योरेटिकली, तो ए का ट्रांसपोज करेंगे फिर उसका ऑर्डर तो चेंज हो जाएगा, और बी का पहले वाला रहेगा, दोनों को सेम ऑर्डर में हम प्लस कर सकते हैं। तो वो तभी होगा अगर दोनों का ट्रांसपोज करने पे बाद में ऐड करें, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा फॉल्स। तो थर्ड है डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज 1। तो साइन के साथ साइन कट गया, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो इट इज़ ट्रू।
फोर्थ है इफ़ एफ ए माइनस एक्स इज़ माइनस एफ एक्स देन इंटेग्रल ऑफ ज़ीरो टू ए एफ एक्स इज़ ज़ीरो। तो ये भी ट्रू है, क्योंकि अगर इसका f, क्योंकि हम इसमें हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है 9 चैप्टर में डेफिनेट इंटेग्रल में, कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, x को हम पुट कर सकते हैं f को x को a माइनस एक्स, ठीक है, a माइनस एक्स, मतलब इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं 0 to a f a माइनस एक्स। ओके, तो ये हमारी i होगी। एक i हमें ऊपर गिवन थी ये वाली, और अब ये गिवन है कि माइनस एफ एक्स के है, तो ये हमने लिख दिया 0 to a माइनस एफ एक्स। ओके, अब एक ऊपर एफ एक्स थी ये वाली, तो अगर हम उसको ऐड करेंगे 2i हमारी आ जाएगी एफ एक्स माइनस एफ एक्स, ऐड करने पे तो 2i आ जाएगी एफ एक्स माइनस एफ एक्स, ज़ीरो आ जाएगी। तो i इंटेग्रल की फर्दर वैल्यू क्या होती है, क्या हो जाएगी फिर यहाँ से ज़ीरो, कि अगर एक जो ऑड आ जाए, मतलब एफ ए माइनस एक्स माइनस एफ एक्स आ जाए, तो उसका जो इंटेग्रल होता है वो ज़ीरो हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है फिफ्थ, 0.3 माइनस 4 लाइज इन द प्लेन 2x प्लस वाई माइनस जेड इज ज़ीरो, कि हमें गिवन है कि ये पॉइंट इस प्लेन पे लाई करता है, लाई कर रहा है, तो ये हमने चेक करना है इज़ इट ट्रू और फॉल्स। तो ये कैसे चेक करते हैं पॉइंट लाई करता है, पॉइंट में एक्स वाई जेड की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो ये पुट करेंगे 2, एक्स की वैल्यू है 3 प्लस वाई की वैल्यू है -4 और z माइनस जेड, तो z है 2, तो 2 पुट किया तो देखेंगे ये ज़ीरो आता है। 6 प्लस माइनस -4 -2, तो ये क्लियर 6 माइनस 6 क्या आ गया, ज़ीरो। इसका मतलब जो गिवन पॉइंट है वो इस गिवन प्लेन में लाई कर रहा है, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा ट्रू, तो फिफ्थ का। अब नेक्स्ट है सिक्स्थ, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज़ ज़ीरो, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज़ ज़ीरो। तो स्केलर प्रोडक्ट आपको पता होना चाहिए या पता होगा, डॉट प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर्स का। अब परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होता है, तो ये आंसर है ट्रू, क्योंकि a डॉट b इज़ ए बी कॉस थीटा एंड कॉस थीटा इज़ ज़ीरो व्हेन थीटा इज़ 90। तो clear when theta is 90 it means the two vectors are perpendicular to each other, so it will be 0 when angle is 90 when these vectors are perpendicular। so इसका मतलब ये हो गया कि scalar product of two perpendicular vector is 0, तो this is true। अब next है सेवंथ, ये ऊपर दिया हुआ है इंटेग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स का एक्स क्यूब प्लस सी। तो एक्स स्क्वायर का इंटेग्रल क्या होता है, एक्स रेज टू एन का इंटेग्रल होता है एक्स एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन, तो ये आंसर आ जाएगा 2+1 ओवर 2+1। तो एक्स 3/3 रहेगा प्लस सी, लेकिन यहाँ पे एक्स 3 है ओनली, नीचे 3 मिसिंग है, तो ये फॉल्स आ जाएगा, ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स। अब नेक्स्ट एट्थ, ये ऊपर गिवन है द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स ओवर वाई माइनस एक्स इज होमोजीनियस। क्या ये इक्वेशन होमोजीनियस है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसका आंसर आ जाएगा येस, क्योंकि यहाँ पे y और x की डिग्री या पावर सेम है, तो हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं dy by dx। सबसे पहले चलो इसको ऐसे राइट कर लो। अब जो इसकी हाईएस्ट डिग्री है वो 1 ही है x की, तो y की भी सेम है, जो डिग्री सेम होती है वो होमोजीनियस होती है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जो हाईएस्ट है दोनों में x कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे बच गया y ओवर एक्स माइनस वन, प्लस वन है ऊपर, तो अंदर बच गया y ओवर एक्स माइनस वन, तो x कट गया, जो हाईएस्ट डिग्री हमने कॉमन निकाल ली बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में, और जो फंक्शन बच गया हमारा वो बच गया y ओवर एक्स में। तो इस जो ये फॉर्म हो जाती है फिर वो होमोजीनियस कहते हैं हम इसको, तो दिस इज ट्रू। तो एक बार देख लेते हैं, फर्स्ट ऑप्शन थी हमारी tan 1 इज ग्रेटर देन tan इनवर्स 1, ट्रू। सेकेंड इज फॉल्स, क्योंकि दोनों ट्रांसपोज होने चाहिए, a प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू a ट्रांसपोज प्लस यहाँ पे b लिखा हुआ है, तो इसलिए ये फॉल्स होगा। तो थर्ड है डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स साइन एक्स
ये कैंसिल हो गया, x का डेरिवेटिव 1 होता है, ये ट्रू। फोर्थ का भी ये इंटेग्रल 0 होता है अगर एफ ए माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर आ जाए, तो ये भी ट्रू है। फिफ्थ है दिस पॉइंट लाइज इन द प्लेन, द गिवन प्लेन, यस, ये हमने चेक किया पुट करके, ये भी ट्रू रहा, हमारा आंसर सही आया, सेटिस्फाई कर रहा था। Next is sixth, the scalar product of two perpendicular vector is 0. This is also true because when the perpendicular vectors are 90 degree to each other, perpendicular to each other, then dot product of the vectors is 0. So next is seventh, integral of x square dx is x cube plus x3 plus c. This is false because its integral is x cube by cube, 3 नीचे आ जाएगा। और लास्ट इज डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस, येस, बिकॉज इट्स डिग्री इज सेम बोथ साइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। So I hope this video will completely help you to tally your answers, or moreover I hope your answers will go right. So take care, God bless you, keep learning, thank you.